हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह हमारे संविधान की उद्देशिका है, जो वास्तव में संविधान की अगर आत्मा है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और भारतीय संविधान में व्याप्त समस्त आदर्श तथा लक्ष्य उद्देशिका में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान के उद्देशिका का आधार बना। उद्देशिका संविधान की भावनाओं को सही अर्थों में व्यक्त करती है। इसे संविधान की आत्मा तथा संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी भी माना जाता है। जिन लक्ष्यों को हम प्राप्त करना चाहते हैं उनका वर्णन उद्देशिका में किया गया है। इसमें भारतीय संविधान को स्वीकार करने की तिथि का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ हमारे संविधान के दर्शन, आदर्श या यूँ कहें एक सारांश के रूप में भी है। संविधान के कई भाग व उपबंध उद्देशिका के शब्दों की व्याख्या और उन्हें अर्थ प्रदान करने का प्रयास मात्र है। अब इसमें तमाम तरह के विवाद भी उठते रहे हैं कि क्या उद्देशिका संविधान का भाग है कि नहीं, इसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो तमाम वाद जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में इस संदर्भ में आते रहे हैं। तो 1960 में जो पहला वाद आया था इनरी बेरुवाड़ी मामले में, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना, उसके अनुसार संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जा सकती है, पर इसे न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति इस बात को लेकर न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता कि सरकार द्वारा उद्देशिका को क्रियान्वित नहीं किया गया है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को बदलते हुए
उद्देशिका को संविधान का अंग माना। बम्बई मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना। संविधान की उद्देशिका पर संविधान सभा में किसी भी अन्य भाग की तरह पूरी बहस हुई थी तथा उसे विधिवत, अधिनियमित व अंगीकृत किया गया था। भले ही उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया है, पर यह न तो किसी शक्ति की स्थापना करता है न ही उसे सीमित करता है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है? तो केशवानंद भारती मामले में संविधान सभा के वाद विवाद का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग माना। संसद को अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के उपबंधों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। चूंकि उद्देशिका संविधान का ही अंग है, अतः इसमें संविधान के अन्य उपबंधों की भांति ही संशोधन किया जा सकता है। पर न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है। इसी आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में प्रतिस्थापित किया गया। इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि संसद को उद्देशिका में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन जब तक केशवानंद भारती के निर्णय को उलट नहीं दिया जाता, उद्देशिका में किए गए संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है वह उद्देशिका में निहित किसी मूलभूत ढांचे को नष्ट करता है। अर्थात उद्देशिका की जो मूल भावना है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो क्या संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है? 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन पर संपूर्ण संविधान ही आधारित है और अगर इसे नष्ट किया गया तो संविधान का आधार ही ढह जाएगा। संविधान के आधारभूत ढांचे में कौन कौन से तत्व निहित हैं, इसका निर्धारण इस प्रकार के विभिन्न वादों में किया जाएगा। न्यायालय ने लोकतंत्र, विधि के शासन, मौलिक अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, निष्पक्ष चुनाव आदि को संविधान के मूलभूत ढांचे का उदाहरण माना है। न्यायालय ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर बल दिया। एसआर बम्बई मामले में उच्चतम न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा माना। तो यही हमारी उद्देशिका के प्रमुख आधार हैं और जो समस्त संविधान को परिभाषित करते हैं। और हमारी उद्देशिका में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनके अर्थों को भी हम देख सकते हैं। जैसा कि उद्देशिका का प्रारंभ ही होता है, हम भारत के लोग
वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसमें स्पष्ट है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं तथा समस्त शक्तियों के केंद्र बिंदु हैं। संविधान में प्रदत्त अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है तथा भारतीय संविधान भारतीय जनता के इच्छा का ही परिणाम है। उद्देशिका की भाषा से स्पष्ट है कि भारतीय जनता ने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया है। हालांकि जनता का प्रतिनिधित्व संविधान सभा के प्रतिनिधियों के माध्यम से हो रहा था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अगला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन, मतलब भारत एक प्रभुत्व, यहाँ संप्रभुता के अर्थ में है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य होगा, अर्थात भारत सरकार किसी भी विदेशी प्रभाव सत्ता से नियंत्रित नहीं रहेगी। संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य गुण है। भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन में इस बात का भी ध्यान रखा गया है। राष्ट्रीय हित में संघ राज्यों के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप कर सकता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है तथा भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। समाजवाद, हालांकि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। राष्ट्र की नीतियों में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उन्हें दर्शाने के लिए उद्देशिका में इसका स्पष्ट उल्लेख आवश्यक हो गया था। समाजवाद शब्द कोई विचारधारा नहीं बल्कि गणराज्य की विशिष्टता प्रदर्शित करता है। इसका उद्देश्य समाज में आर्थिक विषमता को दूर करने के प्रयासों को तेज करना है, सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण से मुक्त करना है। भारत का समाजवाद लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, जिसकी अवधारणा नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी। हालांकि संविधान में लिख देने मात्र से ही समाजवाद की स्थापना संभव नहीं है, फिर भी उद्देशिका में इसका उद्देश्य और उल्लेख स्पष्ट करता है कि भारत जैसे सामाजिक एवं आर्थिक विषमता वाले विकासशील राष्ट्र की प्रगति के लिए समाजवाद का मार्ग ही सर्वाधिक उपयुक्त है। पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, यह शब्द भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता की अवधारणा पहले से ही निहित थी। यह संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 में प्रदान किया गया है, में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसमें धर्म की स्वतंत्रता के अतिरिक्त धार्मिक कार्यों के प्रचार तथा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर भी बल दिया गया है। लोकतंत्रात्मक, इसका अर्थ ही है कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पुष्टि करता है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक के सभी वयस्कों, स्त्री और पुरुष को धर्म, जाति, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान का अधिकार प्राप्त है। गणराज्य, संविधान की उद्देशिका में ही भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवांशिक नहीं। गणराज्य में राज्य की शक्ति जनता में निहित होती है तथा विधि
की नज़र में सभी नागरिक बराबर होते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारे संविधान की उद्देशिका के अनुसार न्याय की संप्राप्ति भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है, जो सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आश्वासन देता है। सामाजिक न्याय का आशय है कि सभी नागरिकों को समान समझा जाए और जन्म, मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग आदि के कारण उनमें कोई भेदभाव न किया जाए। आर्थिक न्याय में अपेक्षा की जाती है कि अमीरों तथा गरीबों के साथ एक सा व्यवहार किया जाए और उनके बीच की खाई को कपाटने का प्रयास किया जाए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 राज्य को आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का निर्देश देता है। राजनीतिक न्याय सभी नागरिकों को जाति, धर्म, मूल वंश, संप्रदाय या जन्म स्थान के आधार पर विभेद किए बिना राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। स्वतंत्रता उद्देशिका में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एक सकारात्मक संकल्पना है जिसे व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक समझा गया है। समता संविधान निर्माता 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के इस उद्देश्य वाक्य से प्रेरित थे कि स्वतंत्रता और समानता सभी मनुष्यों में जन्म से प्राप्त किया है तथा उनके अभिन्न अंग हैं। उद्देशिका में सभी नागरिकों के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता के लक्ष्य का उल्लेख किया गया है। कानून की नज़र में सभी बराबर हैं तथा उन्हें देश की विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। व्यक्ति की गरिमा संविधान का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है। व्यक्ति की गरिमा के बगैर जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं लाया जा सकता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का एक उदाहरण है। राष्ट्र की एकता और अखंडता 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता व अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया। निश्चित ही राष्ट्र की एकता और अखंडता राष्ट्र की आधारशिला है। यदि नागरिक को के विभिन्न हित हो जाएं और वे हित आपस में टकराने लगे तो ऐसी स्थिति राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। बंधुता फ्रेटर्निटी सभी भारतीयों के बीच सर्वमान्य भाईचारे का, उनके एक होने की भावना का उनमें होना, इससे समाज में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सकती है। उद्देशिका में बंधुत्व पर बल दिया गया है जिससे भारत के समस्त नागरिक यह अनुभव कर सकें कि वे एक ही
धारा के शिशु हैं, उनकी एक ही मातृभूमि है और उनका एक ही भातृत्व है। भारत जैसे विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, संस्कृति और क्षेत्र वाले देश में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता बनाए रखने की दृष्टि से नागरिकों में भाईचारे की भावना का होना नितांत आवश्यक है। तो इस प्रथम ऑडियो लेक्चर कह लीजिए या फिर पाठन कह लीजिए या फिर संवाद कह लीजिए के माध्यम से छात्रों की थोड़ी सी मदद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं और ऐप बिजनेस में छात्रों का एक ऐसा समूह भी है जो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकता। तो फिर इस सार्थक प्रयास में आइए एक दूसरे से जुड़ते हैं और आपस में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। खूब परिश्रम करिए और आगे बढ़ने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।